तो हमने मीनिंग ऑफ कॉस्ट देखा और उस पर एक एग्जाम्पल देखा। चलो कंसीडर, मेरे साथ क्लास में आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑन कॉस्ट, ऑन मीनिंग ऑफ कॉस्ट। सर क्या एग्जाम्पल ले रहे हो? देखो एक बड़ा एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं। हाँ, जनरल एग्जाम्पल। हाँ, इसको ऐसा मत समझना कि मैं किसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? मान लीजिए मुझे शादी करनी है। ओ माय गॉड सर, आपकी शादी नहीं हुई, आप अब शादी करोगे? अरे उदाहरण ले रहा हूं भाई, ठीक है ना? तो हमको शादी करनी है, अब हमको लड़की ढूंढ रहे हैं हम। अब लड़की हम ढूंढ रहे हैं तो एक लड़की हमारे घर वालों ने ढूंढ रखी है और एक हमने पसंद कर रखी है। शर्म आती है, ठीक है ना सर? अरे सर आपने पसंद कर रखी है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। ठीक है सर, दो ऑप्शन है। तो देखिए सपोज मैं इसे उदाहरण ले रहा हूं, हमें शादी करनी है, ठीक है? मुझे हिंदी में लिख देता हूं, मैं हिंदी को इंग्लिश में लिख देता हूं, कई बार मेरी आदत है। शादी करनी है, लव मैरिज या अरेंज, हमारे पास दो ऑप्शन है। लव मैरिज करेंगे तो भी खर्चा तो होगा ही, जो खर्चा होगा मान लीजिए XYZ जो खर्चे बिजनेस शादी में होते हैं, इसको बुलाना उसको बुलाना, खाना कपड़ा सब, मान लीजिए हमारा 10 लाख का खर्चा होगा। और अरेंज मैरिज में भी मान लीजिए हमारा 10 लाख का खर्चा होगा, ठीक है? बिल्कुल 10 लाख का खर्चा होगा। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि अगर हम लव मैरिज करेंगे, अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और अरेंज मैरिज करते हैं, इसमें एक डिफरेंस आता क्या, ठीक है ना? आपने सुना होगा, ठीक है? एक सेकंड, वॉइस क्लियर है आपको? ये यहां पे मेरा डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा। सही है सर, सर क्लियर है। ओके ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हमने तो डिसाइड किया भैया हम तो लव मैरिज करेंगे, हमने तो जिसे चाहे हम तो उससे ही शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे घर वाले कह रहे नहीं इससे कर लो, मैंने कहा नहीं हम तो इससे करेंगे। अरे खर्चा तो दोनों में बराबर हो रहा है। अरे खर्चे की बात नहीं है यार, प्यार कोई पैसा देखता है क्या? तो हमारे घर वाले हमसे कहते हैं अरे यार अरेंज वाली कर लो, हम जैसे बोल रहे वैसे कर लो, वहां शादी करोगे तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि अच्छी बात नहीं है, दहेज अच्छी बात नहीं होती, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो 15 लाख रुपए दहेज मिलेंगे। तो भैया इस अरेंज मैरिज में 10 लाख का खर्चा होगा, पर यहां पर हमें दहेज मिलने की, हालांकि बुरी बात है, सामाजिक कुप्रथा है, लेकिन 25 लाख रुपए मान लो, 25 लाख रुपए की दहेज मिलेगा। लेकिन प्यार सच्चा होता है। हमने डिसाइड किया कि हम इस ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है? इस ऑप्शन पर जाएंगे। तो भैया लव मैरिज करने का एक्सपेंस तो 10 लाख है, लव मैरिज करने का एक्सपेंस तो 10 लाख है, लेकिन लव मैरिज करने की जो कॉस्ट है, वो जो क्लास में पहले से थे वो बता सकते हैं क्या कि लव मैरिज करने की कॉस्ट क्या है? 25 लाख। हाँ, 10 लाख रुपए तो हमारे खर्च होंगे ही होंगे, और 25 लाख रुपए हमें मिलने से रह गए। इसको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट फॉरगोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट फॉरगोन। अगर हम अपने घर वालों के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेते तो हमें 25 लाख रुपए का दहेज मिल जाता, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। हम उसको ठुकरा दिया, हमने हमारे प्यार को हमने तवज्जो दी। तो यहां पर भैया सीधी बात है, 10 लाख रुपए तो लग गए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेनिफिट फॉरगोन। प्यार के लिए, सारा लव के लिए कुछ भी करेगा, तो यहां पर बेनिफिट फॉरगोन हो गया। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, और कॉस्ट मतलब होता है कीमत। और मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण भी दिया था कि कीमत का मतलब खर्चे से अलग होता है। महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए, यह बताया था मैंने आपको, महात्मा गांधी ने और शहीद भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत कीमत चुकाई है। तो कीमत चुकाई मतलब खर्चा किया है क्या? नो। अरे खर्चा तो किया ही होगा, खर्चे तो जेब से लगे ही होंगे, उसके अलावा कई सारे सेक्रीफाइस किए होंगे, कई सारे फायदे छोड़ दिए होंगे। तो कॉस्ट का मतलब कीमत होता है, एंड यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल होती है।
ठीक है, और इसीलिए सीमा की डेफिनेशन वापस क्लियर हो जाती है। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब है रिसोर्सेज सेक्रीफाइस्ड टू गेट अ थिंग। किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी खो दिया वो कॉस्ट है। हमने अपना प्यार पाने के लिए 10 लाख भी खो दिए और 25 लाख भी मिलने से रह गए, तो ये 35 लाख रुपए कॉस्ट आएगी। और यही एग्जांपल हमने एक और एग्जांपल एक मूवी का दिया था आपको कि हम मूवी देखने गए, 700 रुपए खर्चा हो गया और हमारे 4 घंटे हमने बिताए, तो हमारे मालिक ने, हम कहीं जॉब करते थे, उसने हमारे 200 रुपए काट लिए, सैलरी काट ली। तो पिक्चर देखने का खर्चा 700 रुपए है, पर पिक्चर देखने की जो कॉस्ट थी वो 900 रुपए पड़ी थी, क्योंकि 700 रुपए तो जेब से लग गए और 200 रुपए की सैलरी हमारी कट गई, तो मिलने से रह गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब मैं आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी और अभी फिर बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम होता है नोशनल आइटम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखिए, इज इक्वल टू बेनिफिट फॉरगोन इज इक्वल टू नोशनल आइटम। सर 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 ये नोशनल आइटम क्या होता है? विच इज नॉट एक्चुअल आइटम, विच इज नॉट एक्चुअल आइटम। सर मतलब जो एक्चुअली है थोड़ी, यार मिलने से रहेगी तो रह गई। अरे आपको मिल जाती सैलरी तो वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता कि आपको सैलरी मिली और आपसे पैसा घूम गया तो लॉस हो जाता, वो तो मिलने से रहेगी। तो अगर हम जो पिक्चर नहीं जाते तो हमारा 200 रुपए की सैलरी नहीं कटती तो वो मिल जाती, वो नहीं मिली नहीं है ना, तो जो सैलरी मिली वही आपकी इनकम है, वही सामने वाले का एक्सपेंस है। खैर छोड़िए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम नोशनल आइटम बोलते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन समझिए। आपने कभी भी नोशनल आइटम नेवर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने जो अकाउंटिंग आज तक पढ़ी है, असेट की अकाउंटिंग, लायबिलिटी की अकाउंटिंग, इनकम की अकाउंटिंग, एक्सपेंस की अकाउंटिंग, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस की अकाउंटिंग, यानी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की अकाउंटिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं। उस सब्जेक्ट में आपने कभी भी ये नोशनल आइटम रिकॉर्ड नहीं करी है, मुझे नहीं याद है, नहीं करेंगे। अगर आपको अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन आता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम बिजनेस नहीं करते तो जॉब करते, और जॉब करते तो हमें 10,000 की सैलरी मिलती, पर बिजनेस करने की वजह से सैलरी मिलने से रह गई, तो सैलरी मिलने से रह गई तो ये जो है हमारा नुकसान हो गया, तो इस नुकसान को हम पीएनएल में लिख दें, ऐसा नहीं होगा। वरना तो पता पड़ रहा है मुकेश अंबानी अपने पीएनएल में लिख रहा है कि मैं रिलायंस नहीं चलाता तो मैं कहीं नौकरी करता तो मेरे 2,000 रुपए मिलते, वो हम मिलने से रह गए। ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में सिर्फ एक्चुअल आइटम ही आती है, नोशनल आइटम नहीं आती। लेकिन ऑलवेज रिकॉर्डेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा नोशनल आइटम्स आएंगी। आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी उसमें कभी नोशनल आइटम्स नहीं आती है, कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिखी जाती है कि ऐसा करते तो ऐसा होता, तो ये मिल जाता तो वो नुकसान हो गया। नो, एक्चुअल इनकम एक्चुअल एक्सपेंस आते हैं, एक्चुअल एसेट एक्चुअल लायबिलिटीज आती हैं। ऑल लेकिन नोशनल आइटम जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको देखिए, आप समझिए मेरी बात, आज मेरी बात सुनना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट हमारा चालू किया है हमने, इस सब्जेक्ट में आपकी स्थिति कैसी है आपको पता है? इस सब्जेक्ट में आपकी स्थिति ऐसी है जैसे 11th क्लास में अकाउंट्स में थी, तब आपको कुछ नहीं आता था। 11th में आपने जब अकाउंटिंग सीखी थी तो आपके लिए अकाउंट्स बिल्कुल नया था, आप ऐसे देखते थे। आज आपको 11, 12 फाउंडेशन इतना 2 साल 3 साल पढ़ के आपके सामने में बोलूंगा ना, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तो आपको नया नया नहीं लगेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट पूरा नया है तो इसको बहुत बेसिक से ढंग से पढ़ना, और इसमें वाट लगती है, बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऑलवेज रिकॉर्डेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नोशनल आइटम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा आएगी। सर क्यों? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वाई, क्यों आएगी? आएगी तो सही, मैंने कहा, मैंने कॉस्ट निकाली तो कॉस्ट 35 लाख रुपए ली कि नहीं? मैंने कॉस्ट 10 लाख ली कि 35 लाख? मैंने पिक्चर देखने की कॉस्ट 700 रुपए ली थी, 900 रुपए? मैंने हमेशा कॉस्ट निकालते वक्त, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट निकालते वक्त मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेना है और लूंगा मैं हमेशा। सर लो सर, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन क्यों लोगे सर? रीजन तो बताओ, कोई कारण तो होगा। यस, बिकॉज, वाई, तो इसका रीजन है दिस सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स
डिसीजन मेकिंग। ये बात मैंने आपको पिछली थोड़ी देर बताई थी, पहले ही बता दी है। सर क्या मतलब सर डिसीजन मेकिंग का, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब क्या फर्क पड़ेगा सुनना। मैं एक कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूं या मैं एक कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, दोनों में बहुत अंतर है। एक कंपनी ने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूं, मैं बोलूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेजर में मशीनरी में टू कैश, कैश में बाय मशीनरी, बैलेंस निकाल दूंगा और ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट में लिख दूंगा, कोई मतलब नहीं मुझे इससे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कुछ करता ही नहीं, उसको कुछ करना ही नहीं होता, उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है डबल एंट्री सिस्टम से और ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी होती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं अगर मैं, तो मैं पूछूंगा मैनेजमेंट से क्यों खरीदी, क्या जरूरत थी, 2 महीने बाद खरीद लेते, चलो खरीद ली तो इससे क्यों खरीदी, वो सस्ती दे रहा था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, क्यों खरीदी, कब खरीदी, किससे खरीदी, इतनी क्यों खरीदी, उतनी क्यों खरीदी, वो क्वेश्चन करेगा। सर क्यों? क्योंकि उसको डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजन मेकिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडस्ट्री में डिसीजन मेकिंग करता है। अरे सर तो डिसीजन मेकिंग करता है तो डिसीजन मेकिंग की वजह से नोशनल आइटम लेने का क्या रिश्ता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपको सारी बातें कंसीडर करनी चाहिए। मान लीजिए, सुनना ध्यान से, मान लीजिए लड़की की शादी करना है, किसी भी आम फैमिली में लड़की की शादी से बड़ा कोई डिसीजन नहीं होता है। हमारे घर में मान लीजिए लड़की की शादी करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है सुनना। लड़का क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लड़के की कितने भाई हैं, 2 भाई, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, बहन क्या करती है, हाँ बुआ जी क्या करती है। अरे भैया लड़के से शादी करनी, लड़का क्या करता है काफी था ना, ये बाकी सारी बातें क्यों ली? नो नो, शादी करनी तो सब देखूंगा मैं, तो डिसीजन लेना है। लड़का क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लड़के का बड़ा भाई का नाम दाऊद इब्राहिम, गैंगस्टर है, और रहने दो भैया होगा सीए, रहने दो ऐसे घर में नहीं देना है कि नहीं। वो वेलकम पिक्चर में था ना, वो अक्षय कुमार की शादी हो जाती है, वो उदय शेट्टी के भगवान का दिया सब कुछ है, डॉन लोगों के घर में टेंशन में आ जाता है वो, तो वो वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में सोचिए, जब आप डिसीजन लेंगे ना तो सारी बातें देखेंगे। तो आप यहां पे इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट को डिसीजन लेना है तो वो सारी बातें काउंट करेगा। वो बोलेगा अरे भैया पिक्चर देखने गए थे, 700 रुपए खर्च हो गए और 200 रुपए मिलने से रह गए, तो पिक्चर 700 की नहीं पड़ी, 900 की पड़ी है ना। और अपना प्यार पाने के लिए 10 लाख रुपए नहीं लगे, वो तो अरेंज मैरिज में भी 10 लाख का खर्चा हो रहा था, पर 10 लाख तो लगे और 25 लाख मिलने से रह गए, तो 35 लाख लग गए। लव मैरिज की कॉस्ट निकाली मैंने, अरेंज मैरिज की भी नहीं निकाली, उसको छोड़िए। क्या ये क्लियर हुआ? हमेशा याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी तो सारी चीजें काउंट की जाएगी, तो नोशनल आइटम भी कॉस्ट का हिस्सा होंगे। एंड व्हाट इज कॉस्ट? रिसोर्सेज सेक्रीफाइस टू गेट अ थिंग, किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी खो दिया वो कॉस्ट है। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है सर, आ गई बात, समझ में आ गई सर। अब हम आज नया आगे बढ़ेंगे। हमारा 6 पॉइंट व्हाट इज कॉस्ट, नाउ 7 पॉइंट इज मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। मैंने क्या कहा, आज आपकी हालत इस सब्जेक्ट में बिल्कुल वैसी है जैसे 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में होती है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसलिए हर चीज समझनी पड़ेगी आपको, एक एक शब्द समझना पड़ेगा। व्हाट इज कॉस्टिंग? टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। बस किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने को कॉस्टिंग कहते हैं। टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। सर मतलब बस ये 10 लाख प्लस 25 लाख 35 लाख कॉस्टिंग है। ये पिक्चर देखने की कॉस्ट, ये 7 लाख और 200 700 और 200 900 रुपए कॉस्टिंग है। टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। ओरली निकाल दी, मौखिक निकाल दी, पन्ने पे 700 200 जोड़ दिया, सबको जोड़ जोड़ के निकालना, कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग। किसी भी चीज की कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग। अभी मैं और बातें करूंगा, डोंट वरी। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर
लेजर में अकाउंट्स होते हैं, आपको पता ही है, स्टेटमेंट एक्सेट्रा ऑफ कॉस्ट। भाई देखो, सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, आप बोलते हैं अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, पर अकाउंटिंग जब बोलते हैं तो फिर अकाउंटिंग में फिर बकायदा बुक बनती है, पहली बुक जर्नल है, फिर लेजर है या सब्सिडरी बुक से उधर, फिर लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, तो सब्सिडरी बुक से जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये अकाउंटिंग है, ये एक प्रोसेस है। तो ऐसे ही कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, 700 और 200 900, 10 लाख 15 लाख 25 लाख 35 लाख, ये कॉस्ट कैलकुलेट कर दी तो कॉस्टिंग है। लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट बना के, अकाउंट बना के मैं सिखाऊंगा आगे, है ना, जब हम कॉस्ट निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रिपरेशन ऑफ लेजर, अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कैलकुलेट करना कॉस्टिंग है, लेकिन उस कॉस्ट को प्रॉपरली स्टेटमेंट बना के, अकाउंट बना के, टेबल बना के, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। जब हम वो सीखेंगे तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। तो सर फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्टिंग हो गई, हां सर हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, हां सर हो गई। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आ गई। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्टिंग, उसको प्रॉपर निकालना है, प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड होते हैं, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी बुक्स होंगी, आगे सीखेंगे हम। स्टेटमेंट, यहां पे हम ऑब्लिक करके बुक्स भी लिख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में बुक्स होती है कि नहीं, जर्नल लेजर, वैसे कॉस्ट की बुक्स भी बनवाऊंगा मैं आपको, बुक्स, स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, प्लस दो चीजें और सर, क्या? डिसीजन मेकिंग। एक कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है, वो डिसीजंस लेता है, डिसीजन मेकिंग। एंड डिसीजन मेकिंग में उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सुनना, एक और शब्द आया, कॉस्ट कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। सर कॉस्ट कंट्रोल क्यों? किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमेशा क्या करेगा, एक, और आप किसी कंपनी में अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे तो आप वहां पे कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात करोगे। और क्या, आप 10 लाख की मशीन आपने 9 लाख में खरीद ली, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट थोड़ी बोलेगा मैनेजमेंट से, क्यों खरीद ली? अरे भाई पागल है क्या, 9 लाख में मिल रही थी खरीद ली। 10 लाख की तुमने 12 लाख में खरीद ली, तो वो बोलेगा क्यों खरीदी आपने, ये महंगा क्यों किया, शेयर होल्डर का नुकसान होएगा इससे। तो कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, अलग है, कॉस्टिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, तो आप बोलेंगे कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग विद डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये तीन शब्द अलग हैं, कॉस्टिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटेंसी अलग। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस सर। वेरी गुड। तीनों शब्दों का मतलब समझ लीजिए, और मेरी ये बात आपके बड़े काम की है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अभी कुछ दिनों तक आपका इस सब्जेक्ट में लेवल वही है जो 11th क्लास में अकाउंट्स में था, इसलिए बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए अरे सर हम तो सोचे थे प्रैक्टिकल पेपर है, आप तो थ्योरी पढ़ा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके प्रैक्टिकल पे जाना बिल्कुल गलत होगा। और एक बात और बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंट का जो पेपर होता है उसमें थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें 30 मार्क्स 30% थ्योरी आएगी, लगभग 25 से 35% थ्योरी आती है। और बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, प्रैक्टिकल कर जाते हैं, थ्योरी में डब्बा गोल। इस सब्जेक्ट की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब समझ में आ गया आपको? जी सर आ गया। अब मैं यहां पर बात करूंगा आपके साथ। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर है, किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी खो दिया वो कॉस्ट है। ठीक है ना? अब मैं यहां पर आपके सामने एक नई बात करूंगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
आपने पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कभी? किसी भी चीज को बनाओगे तुम तो तीन चीजें लगेंगी, मटेरियल, लेबर और मशीन। गलत। अभी कॉस्ट की बात हो रही है, मशीन तो लगेगी, खैर मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए भी, मैं उसकी भी बात करूंगा। अदर एक्सपेंसेस, आप कुछ भी बनाओ दुनिया में, कुछ भी बनाओ, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी और अदर एक्सपेंस लगेगा। मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो मैं मटेरियल लाऊंगा, कपड़ा लाऊंगा, धागा लाऊंगा, बटन लाऊंगा, फिर लेबर चार्जेस, दर्जी लेगा, टेलर, उसको पैसे देना पड़ेंगे मुझे, और उसके अलावा और भी खर्चे, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी है, और भी एसेट खरीदूंगा तो उसका डेप्रिसिएशन है, बहुत खर्चे हैं यार, बहुत खर्चे हैं। तो मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंसेस है, कुछ भी। मैं सर जूता बनाएंगे सर, जूता, तो जूता बनाओगे तो चमड़ा लगेगा, लेदर, धागा लगेगा, कुछ चिपकाने के लिए फेविकोल या कुछ भी गम लगेगा, ठीक है, ये मटेरियल है, लेबर लेगा और अदर खर्चे होंगे, कोई भी कुछ भी। सर घर में रोटी बना रहे हैं, रोटी बना लो, आटा मटेरियल है, नमक मटेरियल है, पानी मटेरियल है, बिल्कुल लगेगा। सर लेबर, हाँ लेबर बेचारी नहीं लगेगी, मम्मी पैसे थोड़ी लेती है ना, वरना मम्मी लेबर चार्जेस ले सकती है, और अदर एक्सपेंसेस भी है, बहुत सारे खर्चे हैं। कुछ भी बनाओ, किचन ऐसे ही थोड़ी चलता है, किचन में भी लाइट जलती है, लाइट का खर्चा भी होता है। तो कहने का मतलब ये, कुछ भी बना लो दुनिया में, तुम कुछ भी बना लो। सर पोहे बनाते हैं, सर पोहे बनाते हैं, अपनी पोहे की दुकान है सर, अरे पोहे में तो बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, पोहा, नमक, मिर्ची, हल्दी, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ऊपर से सेव डाल देते हैं कितने मटेरियल लग रहे हैं, लेबर भी है, अदर खर्चे भी है, बहुत खर्चे हैं। दुनिया में तुम कुछ भी निर्माण कर लो, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लो, अल्टीमेटली तीन चीजें ही लगनी है, मटेरियल, लेबर, ये भी खर्चे हैं, इनको अलग रखा, बाकी सबको अदर एक्सपेंस, राइट। और मटेरियल हो या लेबर हो या अदर एक्सपेंस हो, ये तीनों डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। सर मतलब अभी बता रहा हूं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सर हमने तो ऐसा सीखा है कि जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं वो पीएन, वो सीखा होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, मेरे साथ एक एक चीज कॉन्सेप्ट से चलनी पड़ेगी। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो फाइनल कंसेप्ट होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनना, मटेरियल हो, लेबर हो या अदर एक्सपेंस हो, वो तीनों दो तरह के, तो डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जितने भी डायरेक्ट होते हैं इन तीनों को मिलकर बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाता है जी? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपको क्या लगेगा? खर्चा लगेगा, तो इसको बोला जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओ माय गॉड, हां जी। और इनडायरेक्ट लगा, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चा लगते हैं बिजनेस में उसको कहा जाता है आपने नहीं सुना तो होगा शायद ये शब्द, ओवरहेड्स। यस सर। हां जी। तो कुछ भी बनाओगे, मैं भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी मतलब बताऊंगा कैसे देखते हैं वो, लेकिन पहले समझना कि मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, लेबर इन वेजेस बोलते हैं जिसको, वो लगेगा खर्चा, और अदर एक्सपेंस लगेंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जाओगे, एलिमेंट्स, कॉस्ट के तीन तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, यही होना है। तो आपको मैं ये कहूंगा प्राइम कॉस्ट बराबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ओवरहेड्स बराबर इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि मटेरियल कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको, किताबों में लिखा भी नहीं होता कई बार, मैं बताऊंगा। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अधिकतर जगह मैंने देखा है लोग कहते हैं मटेरियल लेबर एक्सपेंस, गलत। मटेरियल लेबर एक्सपेंस का जो है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐसा कहते हैं, गलत। मटेरियल लेबर ओवरहेड नहीं बोलते, मटेरियल लेबर और एक्सपेंस बोलते हैं। उसमें जो डायरेक्ट है वो प्राइम कॉस्ट, जो इनडायरेक्ट है वही ओवरहेड है केवल, ठीक है। और अगर आपसे पूछे टोटल कॉस्ट बराबर, तो आप कहेंगे प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। अभी इतनी बातें हमने ये सीख ली, ठीक है। सर फिर भी बताओ ना सर, डायरेक्ट होता क्या, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है? सर आपने समझाया नहीं, मैंने कहा लो भाई समझा रहे हैं, डोंट वरी। हाँ, तो यहां पर जी हो रहा है ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, चौथा नोट है डायरेक्ट, और पांचवा है इनडायरेक्ट। जो कॉस्ट फाइनल प्रोडक्ट को देखकर, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, पहचान ली जाए यानी आइडेंटिफाई हो जाए, वो डायरेक्ट होती है। और जो कॉस्ट फाइनल प्रोडक्ट को देखकर आइडेंटिफाई ना हो, वो इनडायरेक्ट होती है। सर कोई एग्जाम्पल दोगे क्या? हां ले लो एग्जाम्पल। हम शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, मान लो शर्ट बन के तैयार हो गया, शर्ट बन गया। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है शर्ट, फाइनल प्रोडक्ट है शर्ट। सर क्लॉथ, हां सर शर्ट को देख के कपड़ा दिख ही रहा है सर, तो ये मटेरियल है बट डायरेक्ट मटेरियल है। थ्रेड, धागा, अरे सर शर्ट जब देखते हैं तो उसमें धागा दिखता है ना सर, ऐसे धागा दिख रहा है, सिलाई दिख रही है, तो फिर ये डायरेक्ट मटेरियल है। सर बटन, हाँ सर बटन भी दिखते तो है, बस बटन है, चेन है, दिखती है सर, तो डायरेक्ट मटेरियल है। और शर्ट जिस मशीन पे बना था उसमें ऑयल लगा था, ऑयल यूज इन मशीन। हाँ सर शर्ट देखते तो सर नहीं 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 सर, दाग नहीं दिख रहे सर, शर्ट है, ये शर्ट बन के तैयार है, देखो फैक्ट्री में बनाया मस्त वाला टी शर्ट, शर्ट इस पे, ये शर्ट एक मशीन पे बना है, उस मशीन को चलाने में ऑयल लगा था क्या? ऑयल लगा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं लगा था, लगा था, पर शर्ट देखकर नहीं पहचान सकते आपकी लगा था कि नहीं। ये देखो, अरे सर फट जाएगी सर, ऑयल यूज इन मशीन, ओ माई गॉड सर, ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल है सर। हाँ सर उदाहरण तो आपका सही है, और बोलो सर। सर फाइनल प्रोडक्ट शर्ट है, मैंने कहा हाँ जी। तो सर शर्ट तो पहले कपड़ा था, हाँ, फिर कपड़ा काटा होगा, हाँ, फिर स्टिच किया होगा, हाँ, तो सर शर्ट देखकर ही पता चल जाता है कि ये कपड़ा पहले कट के स्टिच हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है कि इधर से आलू डालो उधर से सोरा निकलेगा, हाँ, कि इधर से कपड़ा डालो उधर से शर्ट निकल गया, ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो फिर सर वेजेस दी हमने, कटिंग लेबर, हमने कपड़ा काटने की लेबर दी, हमने स्टिचिंग की लेबर दी, स्टिचिंग लेबर। सर ये दोनों डायरेक्ट लेबर है। मैंने कहा कैसे? सर ये शर्ट देखकर पता चल जाता है ना कि कटिंग और स्टिचिंग हुई है। हाँ सर ये भी डायरेक्ट लेबर है। सर एक बात बताओ, हमने वेजेस यानी लेबर को वेजेस भी बोलते हैं, हाँ, वेजेस यानी लेबर चार्जेस गिवन टू सुपरवाइजर ऑन मशीन। एक मशीन पे जिसपे शर्ट बन रहा था ना, उसपे एक सुपरवाइजर था, वो मशीन की देख रेख करता था, साफ सफाई करता था, उसको भी वेजेस दी हमने। तो वो था तो सही, पर शर्ट देखकर नहीं पहचान सकते कि वो था शर्ट पे लिखा है क्या सुपरवाइजर था, मशीन पे नो। तो फिर ये इनडायरेक्ट लेबर है साहब। और अदर एक्सपेंस में
अदर एक्सपेंस में मान लो फैक्ट्री का रेंट लगा, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी है, अभी एक्सेट्रा, ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ये भी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। क्योंकि शर्ट देखकर थोड़ी पता चल रहा कि फैक्ट्री किराए पे थी। भाई शर्ट देख के कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री खुद की बिल्डिंग थी कि किराए पे थी? या शर्ट देखकर कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री में कोई मैनेजर था? नो, था, लेकिन शर्ट देखकर। मैंने क्या कहा, जो फाइनल प्रोडक्ट को देखकर आइडेंटिफाई हो जाए वो डायरेक्ट होता है, और जो ना हो वो इनडायरेक्ट होता है। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो, गजल, आर्यन, सूर्या, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बस